हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज था एक 2 अक्टूबर और है संडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इस पेज पे फर्स्ट पेज पे हमारे एग्जाम के लिए दो आर्टिकल इंपॉर्टेंस है, जिसमें सबसे पहला है सितंबर में जीएसटी का रिवेन्यूज जो है ना वो 26% बढ़ा है अमिड इम्पोर्ट सर्ज, यानी कि इम्पोर्ट्स के निवेश आवेश के बावजूद क्या हुआ है, इम्पोर्ट्स बढ़ा है। इम्पोर्ट्स का आवेश देखने को मिला इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी जो सितंबर का जीएसटी रिवेन्यू है वो 26% से बढ़ा है। तो हमें इस आर्टिकल में क्या पढ़ना है, जीएसटी के बारे में। तो चलिए पहले जीएसटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स और कंजप्शन टैक्स है जो यूज़ होता है इंडिया में ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज इट हैज़ ए सबस्यूम्स ऑलमोस्ट ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स एक्सेप्ट ए फ्यू स्टेट टैक्सेस। यानी कि इसे कम्प्रीहेंसिव क्यों कहा गया, क्योंकि सिर्फ एक ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लगता है और सब क्या होते थे पहले डायरेक्ट टैक्स लगाता था स्टेट, उन सबको हटा के ये एक टैक्स कर दिया। मल्टी स्टेट एज इट इज़ ए जीएसटी इज इम्पोज एट एवरी स्टेट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि मल्टी स्टेज क्या है, यानी कि एक हर एक स्टेप पे जीएसटी को लगाया जाता है, रॉ मटेरियल से लेके प्रिपेयरिंग तक पूरा का पूरा। जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो जब तक क्या होता है जीएसटी लगाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी स्टेज्ड है। But is meant to be a refunded to all parties in various stage of production other than the final consumer and in destination based tax. It is collected from point of consumptions and not point of origin like previous taxes. इसको वहाँ से कलेक्ट किया जाता है जहाँ से इसको कंजप्ट किया जाता है, यानी कि जब कोई कंज्यूमर किसी चीज़ को लेता है तो उसको कंजप्शन के, जब वो कंजप्ट करता है उस चीज़ को तो वहाँ पर उसको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जब ओरिजिन होता है इसका वहाँ पर उस कंजप्शन को यानी कि कंज्यूमर को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। गुड्स एंड सर्विस आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट टैक्स स्लैब्स। यानी कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था तो इसके 5 स्लैब निकाले थे। एक तो 0% टैक्स होगा, एक 5% टैक्स होगा, एक 12%, एक 18%, 28%। ये क्या है, इसके स्लैब्स है। यानी कि गुड्स को स्लैब्स में बांटा गया है, यानी कि इस गुड्स पे 5% लगेगा, इस गुड्स पे 12% लगेगा, उस हिसाब से इन्हें स्लैब्स में बांटा गया है। हावेवर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट टैक्स अंडर जीएसटी। आपको याद रखना है जरूर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स और इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के अंदर नहीं आते। एंड स्टेट दे आर टैक्स सेपरेटली बाय द इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट। इन पर जो टैक्स लगाती है ना वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, इंडिविजुअली इनका टैक्स कलेक्शन भी स्टेट गवर्नमेंट को ही जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, अल्कोहल ड्रिंक्स का और इलेक्ट्रिसिटी का। एज पर द प्रीवियस टैक्स सिस्टम, पहले की अगर प्रीवियस टैक्स सिस्टम की बात करें, एक स्पेशल रेट ऑफ 0.25% ऑन रफ प्रिसाइज एंड सेमी प्रिसाइज स्टोन्स पर भी क्या होता था, 0.25% क्या लगता था, टैक्स लगता था स्टोन्स पे भी, पत्थरों पे भी, और 3% टैक्स लगता था गोल्ड पे। इन एडिशन इस सेस भी लगता था 22% और अदर रेट्स और टॉप ऑफ 28% जीएसटी अप्लाइज ऑन फ्यू आइटम्स लाइक एडिटेड ड्रिंक्स, लग्जरी कार्स एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स। इन पे क्या लगता है, जीएसटी 28% लगता है। प्री जीएसटी द स्टेचुरी टैक्स रेट फॉर मोस्ट गुड्स वाज अबाउट 26.5%। ज़्यादातर गुड्स पे पहले टैक्स क्या था, जीएसटी से पहले वो क्या था, 26.5%। अगर बाद में जीएसटी की बात करें तो मोस्ट गुड्स पर एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि 18% क्या है टैक्स रेंज देखने को मिलेगी। टैक्स, ये जो जीएसटी टैक्स था वो कब इफेक्ट में आया, तो 1 जुलाई 2017, यानी कि अभी से 5 साल हो चुके हैं पूरे। थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 101st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, यानी कि 101st अमेंडमेंट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, उसको अमेंड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफ इंडिया बाय द इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जीएसटी ने रिप्लेस किए हैं बहुत सारे टैक्स जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सेपरेटली लगाते थे। टैक्स रेट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे के सारे टैक्स जो रूल्स होते हैं, इसके रेगुलेशन होते हैं, कैसे इसे अप्लाई किया जाए, वो सब कौन देखता है, जीएसटी काउंसिल, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के और सारे के सारे स्टेट्स के। द जीएसटी इज मीन टू रिप्लेस ए स्लीव ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विद ए फेडरल टैक्स एंड इज देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू रिसेव्स द कंट्रीज $2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। यानी कि जीएसटी क्या करता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वो सब एक डायरेक्ट टैक्स है, वो सब इनडायरेक्ट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, जब वैट वगैरह लगाती थी, तो उन सब को हटा के क्या होगा, सिर्फ एक जीएसटी आ गया। और इसका क्या है,
इसका एक्सपेक्ट इकोनॉमी रेशो क्या है कि $2.4 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचा देगा इंडिया को। बट इस इम्प्लीमेंटेशन हैज़ रिसीव्ड क्रिटिसिज्म, लेकिन जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाए था तो इसकी बहुत निंदा हुई थी। पॉजिटिव आउटकम्स जो आज देखने को मिले थे जीएसटी से इंक्लूड द ट्रैवल टाइम इन इंटरस्टेट मूवमेंट्स में विच ड्रॉप बाय 20% बिकॉज ऑफ द डिस्बैंडिंग ऑफ इंटरस्टेट चेक पोस्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जीएसटी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। हाँ सेटिंग। हाँ सेकंड आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसके राइट साइड में दिया गया है। अभी हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या किया है, 5G को लॉन्च कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये क्या है, न्यू एरा है। इट स्टार्ट ऑफ ए न्यू एरा, ये स्टार्ट करेगा न्यू एरा को। तो मोबाइल फोन यूजर्स इन द कंट्री विल सून बी एबल टू एक्सपीरियंस अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट। जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वाले लोग हैं इंडिया में, आजकल तो सभी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे कुछ ही दिनों में बस अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट को यूजिंग 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी के द्वारा। विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया है नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क ऑन सैटरडे। Today, on behalf of the country and the country's telecom industry, 130 crore Indians are getting a wonderful gift in the form of 5G। पीएम मोदी ने कहा कि जो 130 करोड़ इंडियंस हैं उनको एक वंडरफुल गिफ्ट दिया गया है एज अ प्रेजेंट ऑफ 5G। 5G knock to the doors of a new era in the country। It is beginning of an indefinite infinite sky of opportunity, मिस्टर मोदी said। अब इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है 5G के बारे में। तो चलिए 5G के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन टेलीकम्युनिकेशंस 5G एक फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है ब्रॉडबैंड सेलुलर नेटवर्क के लिए, विच सेलुलर फ़ोन कंपनीज बिगेन डिप्लॉइंग वर्ल्ड वाइड इन 2019 में। ये वर्ल्ड वाइड में बहुत सारी कंपनीज ने इसको चला दिया है। एंड इज प्लान सक्सीजर टू द 4G, यानी कि इसका प्लान है कि 4G को पीछे छोड़े और 5G आगे आए। नेटवर्क विच प्रोवाइड कनेक्टिविटी मोस्ट करंट सेलीफोन। अब इस टाइम पे क्या चल रहा था, 4G चल रहा था। 5G नेटवर्क आर प्रिडिक्टेड टू हैव मोर देन 1.5 बिलियन सब्सक्राइबर्स। 5G नेटवर्क्स के कितने प्रिडिक्ट किए गए हैं सब्सक्राइबर, 1.7 बिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड अकाउंट फॉर 25% ऑफ द वर्ल्ड वाइड मोबाइल टेक्नोलॉजी मार्केट बाय 2025, अकॉर्डिंग टू द GCM एसोसिएशन एंड स्टेटिस्टा ने बताया ये सब। लाइक इट्स प्रेडिसेसर्स, 5G नेटवर्क्स आर सेलुलर नेटवर्क्स। 5G नेटवर्क्स भी क्या हैं, सेलुलर नेटवर्क्स हैं। इन विच द सर्विस एरिया इज डिवाइड इनटू एन स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया कॉल्ड सेल्स। जिसके अंदर जो सर्विस एरिया होता है उन्हें स्मॉल स्मॉल एरियाज, जियोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम सेल्स बोलते हैं। ऑल 5G वायरलेस डिवाइसेज इन सेल आर कनेक्टेड टू इंटरनेट। सारे के सारे जो 5G वायरलेस डिवाइसेज होते हैं जिसमें सेल्स वगैरह होते हैं, तो कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से और टेलीफोन नेटवर्क से बाय रेडियो वेव्स थ्रू ए लोकल एंटीना इन द सेल। न्यू नेटवर्क हैव हाईली डाउनलोड स्पीड्स। इस नेटवर्क में हाईली डाउनलोड स्पीड्स हैं, एवेंचुअली अप टू इन 10 GB तक पर सेकंड में आपको स्पीड देखने को मिल जाएगी। इन एडिशन टू 5G बीइंग फास्टर देन एग्जिस्टिंग नेटवर्क, जो इस टाइम पे 4G चल रहा था उससे ज़्यादा इसकी फास्टर स्पीड है। 5G हैज़ एन हायर बैंडविड्थ देखने को मिल जाएगी एंड कैन थस कनेक्ट मोर डिफिकल्ट। बहुत सारी डिवाइसेस एक साथ इससे कनेक्ट हो सकती हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज इन क्राउडेड एरिया, यानी कि क्राउडेड एरिया में क्या होगा, इससे क्वालिटी ऑफ नेटवर्क इंटरनेट सर्विस बढ़ जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 5G के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। हाँ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस वो आपको रीड रखना है, उसको ध्यान में रखना है। अभी क्या होगा, न्यू दिल्ली ने एक रूल निकाला, यानी कि न्यू दिल्ली के जो सीएम हैं, गवर्नर हैं, उन्होंने रूल निकाला। उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर से अगर किसी को पेट्रोल चाहिए तो उसको PUC सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये किसने कहा है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने अनाउंस किया है। जो दिल्ली के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय, उन्होंने अनाउंस किया है सैटरडे में कि अगर किसी को
सड़कों पर चलना है और फ्यूल लेना है, तो उनको पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हमारी खाली गाड़ी का क्या है, पॉल्यूशन अच्छा है। तो इसको सिर्फ आपको याद रखना है, क्योंकि वनडे में ऐसे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है अवर 6,000 ट्रीज इलीगल कट फॉर टाइगर सफारी प्रोजेक्ट इन कॉर्बेट रिजर्व, सेज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है उन्होंने जो 6,000 ट्रीज इलीगल कट देखने को मिलेंगे जो टाइगर सफारी प्रोजेक्ट चल रहा है कॉर्बेट रिजर्व में। तो हमने इशू तो देख लिया कि 6,000 वहाँ पे लीगल क्या क्या चल रहे हैं, ट्रीज कट रहे हैं जो कि टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे। तो इस आर्टिकल में हमें दो चीज़ देखनी है, एक तो एफएसआई के बारे में हमें पढ़ना है, कोई कॉर्बेट रिजर्व्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था जून 1981 में। इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में। हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। ऑर्गेनाइजेशन विच कंडक्ट्स फॉरेस्ट सर्वे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेस्ट सर्वे करती है इंडिया में। स्टडीज एंड रिसर्च टू पेरियोडिकली मॉनिटर्स द चेंजिंग सिचुएशंस ऑफ द लैंड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ये स्टडी करती है, रिसर्चेस करती है, यानी कि टाइम टू टाइम ये रिसर्च करती रहती है, ये सिचुएशन देखती है लैंड की और फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, एंड प्रेजेंट द डाटा फॉर नेशनल प्लानिंग के लिए डाटा को प्रेजेंट करती है, कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन करती है सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट की। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। इसकी एब्रीवेशन है एफएसआई। प्रोड्यूसर इसके कौन है, इससे पहले कौन था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से पहले, तो वो था प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1965 में। इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो 1 जून 1981 में हुई है एफएसआई की। हेडक्वार्टर इसका देहरादून उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। रीजन सर्व करता है इंडिया का। इसके डायरेक्टर जनरल अनूप सिंह है जो आईएफएस ऑफिसर है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो इसे कंट्रोल करती है, जिसके अंडर ये आता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हमें क्या देखना है इस आर्टिकल में, एक और चीज़ देखनी है, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये पार्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो यूपीपीसीएस के पेपर होते हैं उनमें इसके बारे में पूछ लिया जाता है, और उत्तराखंड जो यूपीएससी यूपीपीसीएस होता है उसमें तो इसके बारे में पूछा ही जाता है ज़्यादातर। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है इंडिया में, जो आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगा, उत्तराखंड में ही। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है, बहुत सारे लोगों को क्या होती है, इससे कन्फ्यूजन होती है कि यूपी में है। नहीं, ये उत्तराखंड में है, लेकिन ये क्या है, बॉर्डर पे देखने को मिल जाएगा यूपी और उत्तराखंड के। तो ये क्या है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। ये कौन सा है, इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1936 में ब्रिटिश राज के द्वारा, जिसको नेम दिया गया था हैली नेशनल पार्क। सबसे पहले इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क, जब इसको ब्रिटिश राज में एस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्या है, फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। आफ्टर विलियम मेलकॉन हैली के बाद, यानी कि उनके नाम पर इसको नाम दिया गया था हैली नेशनल पार्क। एक गवर्नर थे वो यूपी के, जिस यूपी को पहले यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, इन विच इसको लोकेट किया गया था 1956 में, नियरली डिकेड आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद इसको रीनेम्ड कर दिया गया। उसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। 1956 में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया। After the hunter naturalist Jim Corbett, who had played a leading role in establishments and had died the year before, park was the first to come under the Project Tiger initiative। ये एक ऐसा पार्क है जो सबसे पहले किसके अंदर आता है, प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव के अंदर आता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपको याद नहीं रखना इसका एरिया कितना है। इसके अंदर आपको रिवाइंस बेल्ट देखने को मिल जाएंगी, मर्शी डिप्रेशंस देखने को मिल जाएंगी, ग्रासलैंड्स, लार्ज लेक्स देखने को मिल जाएंगी। इसकी एलिवेशन रेंज फ्रॉम 1300 टू 400 फीट है। विंटर नाइट्स आर कोल्ड, यानी कि इसमें विंटर नाइट्स आपको कोल्ड देखने को मिल जाएंगी, ठंडी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन डेज इसमें ब्राइट और सनी होते हैं। इट रेंज फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, यानी कि यहाँ पर जुलाई और सितंबर में बारिश होती है। पार्क है सब हिमालयंस बेल्ट के अंदर पार्क आता है। जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। डेंस मॉइस्ट डिसीजियस फॉरेस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ साल, हालदू, पीपल, रोहिनी एंड मैंगो ट्रीज इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। फॉरेस्ट कवर ऑलमोस्ट 73% ऑफ इन पार्क, वाइल 10% एरिया कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड। 73% इसमें क्या है, फॉरेस्ट है इस पार्क में। 10% एरिया इसका ग्रासलैंड को जाता है। और इट हाउसेज अराउंड 110 ट्री स्पीसीज हैं इसके अंदर। 50 स्पीसीज मैमल्स की हैं, 580 बर्ड स्पीसीज हैं और 25 रेप्टाइल स्पीसीज इसके अंदर है।
इन इको टूरिज्म्स डेस्टिनेशन है, यानी कि यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं इसको देखने। पार्क कंटेन्स करता है 488 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड डाइवर्स वैरायटी ऑफ एन फाउना। इंक्रीज इन टूरिस्ट एक्टिविटीज अमंग द अदर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू टू प्रेजेंट ए सीरियस चैलेंज टू द पार्क इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि इसके लेकर कुछ चैलेंज भी देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। इसकी लोकेशन नैनीताल में, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगी। नियरेस्ट सिटी क्या है इसकी, तो रामनगर कोतवाड़ इसकी क्या है, नियरेस्ट सिटी है। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1936 में। और गवर्निंग बॉडी कौन सी है इसकी, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ही आता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ वार्डन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 11th पेज पर किया क्या है। अभी क्या हुई है, रिपोर्ट आई है। एक रिपोर्ट किसकी आई है, तो रिपोर्ट आई है स्वच्छ सुरक्षा की। रिपोर्ट किसकी आई है, स्वच्छ सुरक्षा। तो इसके अंदर बताया है कि जो इंदौर है, इंदौर ने क्या करा, इंदौर एक ऐसी सिटी निकली है जिसने 6th ईयर यानी कि 6 कंजिक्यूटिव ईयर्स में 6 लगातार साल में क्लीनेस्ट का अपने लिए अवार्ड लिया है। और एमपी ने क्या किया है, रैंक्स फर्स्ट अमंग स्टेट्स। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को प्रेजेंट्स किया है अवार्ड एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी के 1575 महोत्सव पे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 सी इनवाइट्स, उनको इनवाइट्स किया गया है सिटीजन्स टू जॉइन इन द सोर्स सेग्रीगेशन कैंपेन एंड कमिट टू द कॉज ऑफ एन क्लीननेस। ये आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। इंदौर ने फर्स्ट किया है जो मध्य प्रदेश है जिसकी रैंक फर्स्ट आई है। सूरत गुजरात ने 2 में सेकंड नंबर पे आए। नवी मुंबई महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा भोपाल और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश और भोपाल मध्य प्रदेश। और स्टेट में किसकी रैंक फर्स्ट आई है, तो मध्य प्रदेश की रैंक सिंपल सी बात आएगी क्योंकि इंदौर है वहाँ पे। सेकंड पे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र देखने को मिले हैं। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो त्रिपुरा देखने को मिला है, झारखंड और उत्तराखंड भी देखने को मिला है। अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें तो 100 से नीचे ये परफॉर्मेंस देखने को मिला है इनका। अब हमने देख तो लिया कि इंदौर वगैरह कौन सी क्या हुई है सिटीज़ ने क्या करा, परफॉर्मेंस अच्छा करा है। लेकिन ये किसकी रिपोर्ट आई है, तो ये आई है रिपोर्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण एक क्लीननेस सर्वे है, एक एनुअल सर्वे है क्लीननेस का, यानी कि हर साल ये सर्वे होता है। हाइजीन और सैनिटेशन का है विलेजेस में, सिटीज़ एंड टाउन्स में अक्रॉस इंडिया। इट वाज लॉन्च एज ए पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि ये एज ए पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान के अंदर लॉन्च किया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण। विच एम्ड, इसका एम है कि क्या करे, क्लीन एंड फ्री ऑफ ओपन डेफिकेशन करे बाय 22 अक्टूबर 2019। फर्स्ट सर्वे इसका लिया गया था 2016 में और इसने कवर की थी 73 सिटीज़, 53 सिटीज़ विद इन पॉपुलेशन ओवर एन मिलियन, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा थी 53 सिटीज़ जिसमें इसने सर्वे किया था। एंड ऑल स्टेट कैपिटल्स को इसने सर्वे किया था। बाय 2020 में सर्वे ने ग्रोन की थी, यानी कि इसने कवर की थी 4 सिटीज़ एंड वाज सेट टू द लार्जेस्ट क्लीनेस्ट सर्वे था पूरे वर्ल्ड में, यानी कि इसने 4242 सिटीज़ को कवर किया था 2020 में। तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट क्लीनेस्ट सर्वे था। सर्वेस को कैरिड आउट किया गया था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। सर्वे की मेथोलॉजी देखें तो सर्वेस कैरिड आउट बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया which in 2020 covered 4242 cities and towns include 5 lakhs प्लस अर्बन लोकल बॉडीज डॉक्यूमेंट एविडेंस कैप्चर किए गए थे, 24 लाख प्लस जियोटैग फोटोज कैप्चर किए गए थे फील्ड से एंड फीडबैक दिया गया था किसके द्वारा, 1.9 करोड़ पीपल्स के द्वारा। हमने स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में सारा देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसमें सिर्फ आपको एक पोस्ट के बारे में पढ़ना है। क्योंकि अभी क्या हुआ है, सीडीएस के जो नए चीफ हैं उनका गठन हुआ है, यानी कि उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ्स के जो वो बने हैं, जनरल बने हैं, वो बने हैं जनरल अनिल चौहान। तो इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे जनरल बिपिन रावत जिनकी डेथ हो गई थी 21 में एक प्लेन क्रैश के द्वारा, हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया था। तो हमें इस आर्टिकल में पढ़नी है एक पोस्ट, वो क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। एक प्रोफेशनल हेड है और परमानेंट चेयरमैन होता है इस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म ऑफिसर है ऑन एक्टिव ड्यूटी इन द इंडियन मिलिट्री एंड चीफ मिलिट्री एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। चीफ, आपको याद रखना है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक हाईएस्ट रैंकिंग यूनिफॉर्म ऑफिसर है
जो इंडियन मिलिट्री में रहता है चीफ मिलिट्री एडवाइज़र है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। चीफ ऑल्सो हेड होता है, यानी कि चीफ ये हेड होता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का। CDS इज एसोसिएटेड बाय वाइस चीफ चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी। took office on 1st January 2020. Position was created with an aim of improving coordination. इस पोजीशंस को इसलिए क्रिएट किया गया था जिससे कोऑर्डिनेशन बना रहे, टाई सर्विस इफेक्टिवनेस में आए और अवर इंटीग्रेशंस ऑफ कॉम्बैट कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। एट द टाइम ऑफ ए क्रिएशन ऑफ दिस पोस्ट नो एनालॉगस पोजीशन एग्जिस्ट। जिस टाइम पे इसको क्रिएट किया गया था पोस्ट को, उस टाइम पे क्या थी? कोई भी पोजीशन इसमें नहीं थी। सेटिंग द स्टेज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, गवर्नमेंट अमेंडिंग सर्विस रूल्स ऑफ एन आर्मी। यानी कि जब इस पोस्ट को क्रिएट किया गया तो गवर्नमेंट ने अमेंड किया सर्विस रूल्स ऑफ आर्मी को, नेवी को और एयर फोर्सेस को। अलाउ किया रिटायर्ड सर्विस चीफ्स एंड 3 स्टार्स ऑफिसर्स को कि वो क्या है, इस चीज़ के लिए क्या है, एलिजिबल है फॉर कंट्रीजेशन ऑफ एन कंट्रीज टॉप मिलिट्री पोस्ट के लिए। However, within age limit that the retired officer should not have it. However, within age limit that the retired officer should not have attained 62 years on a date of appointment। यानी कि जब इसका अपॉइंटमेंट हो CDS के इस चीफ का, तो उस टाइम पे उनकी एज 62 नहीं होनी चाहिए, वो उनके रिटायर्ड में आ जाएगी। वरना रिटायर्ड सर्विस चीफ्स आर लार्जली रूल्ड आउट, स्पेशली सो फॉर द प्रेजेंट कंसिडरेशंस। Central government may, if considered necessary in public interest, appoint as CDS an officer who is serving as lieutenant general or general, or an officer who has retired in the rank of lieutenant general or general but has not attained the age of 62। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं उनको भी क्या कर सकती है, इसकी जगह पर अपॉइंट कर सकती है, लेकिन उन अपॉइंटमेंट के दिन उनकी एज 62 से कम ही हो। अमेंडमेंट किया गया था सर्विस रूल्स ऑफ एन आर्मी में, और उसमें गैजेट को लाया गया था। पब्लिक नोटिफिकेशन भेजी गई थी 6 जून 2022 में। सिमिलरली अमेंडमेंट मेड हुआ था इन द सर्विस रूल्स ऑफ नेवीज एंड एयरफोर्स में एज वेल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज यही आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि संडे में कम ही आर्टिकल आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।